पिछले वीडियो में हम लोग जो है पढ़े हुए थे डीएनए के अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े हुए थे कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े हुए थे अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को जो है अभी आगे पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये डीएनए जो है वह रेप्लिकेट कैसे होता है, डीएनए जो है कैसे एक डीएनए से दो डीएनए बनता है, कैसे डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, कैसे उसमें रेप्लिकेशन होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक होगा वो होगा अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अभी हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सब पिछला 3-4 वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। जैसे मान लो कोई एक सेल है, ठीक है। अब वह एक सेल डिवाइड होकर मान लो 2 सेल बनाने वाला है। अब अगर वो सेल डिवाइड करेगा 2 सेल बनाने के लिए, तो जो नया सेल बनेगा उसको भी डीएनए चाहिए, है ना, जो कि डीएनए तो हर एक सेल में होता है। तो अब मान लो जो पेरेंट सेल है, अब उसमें जो डीएनए है, तो वो डीएनए अब एक सेल से मिनिमम कितना सेल बन सकता है, 2 सेल। मतलब किसी सेल में 2 तरह का डिवीजन होते हैं, या तो होता है माइटोसिस डिवीज़न या होता है मियोसिस डिवीज़न। अगर एक सेल से 2 सेल फॉर्म होता है और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस डिवीज़न। और अगर एक सेल से 4 सेल फॉर्म होते हैं और चारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, उसे कहा जाता है मियोसिस डिवीज़न। तो अब मतलब चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, मतलब एक सेल से 2 सेल या एक सेल से 4 सेल फॉर्म होने ही हैं। अब मान लो कि हम माइटोसिस की अगर बात करें जिसमें एक सेल से 2 सेल ही फॉर्म हो रहे हैं, तो इस केस में भी क्या है कि हमको जो डीएनए है उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको 2 सेल में बांटना है और दोनों में इक्वल अमाउंट देना है ना। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, मान लो अगर ये एक सेल है और इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है और इससे अगर 2 सेल बनेंगे तो दोनों में क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 ही होंगे, मतलब कि सेम ही होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये कौन सा डिवीज़न हुआ, ये हुआ माइटोसिस डिवीज़न। और इस डिवीज़न के दौरान क्या होगा कि क्रोमोसोम जितना इसमें है उतना ही इसमें है, मतलब कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है डुप्लीकेट हुआ होगा, तब ना फिर उसमें आधा गया होगा। तो यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि मतलब डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब कि डीएनए डुप्लीकेट हो रहा होगा। तो डीएनए कैसे डुप्लीकेट होता है, ऐसे हम लोग जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। और डीएनए का जो बैकबोन होता है ये बना होता है किसका, शुगर एंड फॉस्फेट का, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो अंदर की ओर निकला होता है। तो हम लोग ये पढ़ना है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। ये जो डीएनए है ये एक डीएनए से ये 2 डीएनए कैसे फॉर्म करेगा, एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे फॉर्म करेगा, वहीं हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि टॉपिक पहले लिख लो, टॉपिक हो जाएगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, टॉपिक हो जाएगा रेप्लिकेशन ऑफ क्या, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, मतलब डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, डीएनए कैसे अपने नंबर को बढ़ाता है, कैसे एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। मतलब अलग अलग समझ लो कि इसके लिए थ्योरीज दिए गए, ठीक है, कि डीएनए ऐसे रेप्लिकेट होता होगा या ऐसे होता होगा। बेसिकली 3 थ्योरीज के बारे में आप जान लीजिए। तो 3 थ्योरीज कौन कौन सा है, ये ऐसे समझो कि 3 ऐसे मेथड्स अनुमान लगाए गए जिनके थ्रू ये माना गया कि डीएनए ऐसे रेप्लिकेट होता होगा या ऐसा रेप्लिकेट होता होगा। वो 3 मेथड्स कौन कौन से थे, तो एक था डिस्पर्सिव मेथड, दूसरा था कंजर्वेटिव मेथड, और तीसरा था सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तीसरा कौन था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। देखो ये तीनों में क्या किया, हालांकि तीनों से नहीं होता है, इसमें किसी एक से ही होता है, लेकिन इन 3 पर शक था कि इन्हीं तीनों में से किसी न किसी तरीक़ा से जो डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन होता होगा और डीएनए में नंबर को बढ़ाने का काम करता होगा। तो पहला डिस्पर्सिव मेथड क्या बोलता है, ये मेथड ये बोलता है कि क्या होता है कि मान लो कोई डीएनए है, डीएनए जगह जगह से टूट जाता है, जगह जगह से डीएनए में जो है क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं उसके। मान लो कि डीएनए ऐसे ऐसे जगह जगह से टूट गया, टूटने के बाद डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे, है ना। टूटने के बाद क्या होगा, डीएनए के बहुत सारे क्या बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे। अब ये जो बहुत सारे टुकड़े बन गए और फिर ये अनुमान लगाया गया कि चूँकि डीएनए ये सब कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। जैसे बताया गया कि जो सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए जो टूटा है, इसके अलावा पहले से भी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स, बहुत सारे टुकड़े न्यूक्लियस के अंदर हैं। और वो डीएनए जो है, सुनो बात ध्यान से, एक डीएनए है, जब उसको रेप्लिकेट करना है
अपने नंबर को डबल करना है, तब डीएनए में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू दिस डिस्पर्सिव मेथड। ये सही नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया था कि डीएनए जगह जगह से टूट जाता होगा, तो डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बन जाते होंगे। बहुत सारे टुकड़े बनने के बाद क्या होता होगा कि नए टुकड़े जो पहले से न्यूक्लियोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, वो आकर इसे जुड़ जाते होंगे, और जुड़ने के बाद फिर क्या होता होगा कि दो अलग अलग डीएनए बन जाता होगा। मतलब कि मान लो ये टूट गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, सब इसका पार्ट अलग अलग हो गया। फिर इसमें क्या हुआ कि कुछ पहले से कुछ डीएनए के पार्ट, देखो डीएनए बेसिकली ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही तो है, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, यही तो है। तो ये मान लो कि शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, इस तरह से बहुत सारे टुकड़े और होते हैं न्यूक्लियस के अंदर भी, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होते हैं, और फिर वो क्या होते हैं कि इससे मिल जाते हैं, और इससे जुड़ने के बाद जो है वो क्या कर लेते हैं, डीएनए फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह एक डीएनए से कितना डीएनए बन जाता है, 2 डीएनए जो है वो बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो ये एक मेथड था, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। लेकिन ये सही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए ये पता लगाने को, तो उसमें ये सही नहीं पाया गया। कौन सही पाया गया देखेंगे हम लोग। डिस्पर्सिव मेथड क्या है, तो इस मेथड के हिसाब से डीएनए ब्रेक्स into many fragments and these fragments rejoin with the some fragments present in the nucleoplasm and forms different DNAs. So this is dispersive method, but it is not true as proved by the further doing experiments by some scientists. सेकेंड है कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, तो इसमें ये अनुमान लगाया गया कि नहीं, डीएनए जो है एक डीएनए जैसा है वैसे रहता है, मतलब एक डीएनए जैसे है वैसे रहता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। नया डीएनए एक बनता है, मतलब देखो कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, सुरक्षित रहना, कंजर्व रहना। तो इसमें बताया गया कि एक डीएनए जो पहले से किसी सेल में है वो एज इट इज रहता है, जैसा है वैसे रहता है, और वो मान लो कि ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बने, पेरेंट सेल से क्या बना, 2 डॉटर सेल बना। तो क्या होता है कि पेरेंट सेल से निकल के और वो जो डीएनए है वो किसी एक में चल जाता है, और जब डिवीज़न होने वाला होता है तब एक नया डीएनए बनता है जो कि इसमें से दूसरे सेल में आता है। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द डीएनए ऑफ पेरेंट सेल रिमेन्स कंजर्व एंड न्यू सेट ऑफ डीएनए गेट्स फॉर्म। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मेथड। ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। तो लास्ट है सेमी कंजर्वेटिव। अब कैसे हम बोल रहे हैं सही गलत है, ये आगे एक्सपेरिमेंट से मालूम चलेगा। अभी के लिए सुनिए डिस्पर्सिव मेथड क्या है। इस मेथड के हिसाब से डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिस्पर्स हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक्स हो जाता है, और उसके बाद कुछ फ्रेगमेंट जो पहले से प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, उनसे आकर जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद 2 डीएनए बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सली मतलब रैंडमली आकर जुड़ जाते हैं, बस में कोई जो है पैटर्न फॉलो नहीं होता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड क्या है, इसमें बताया गया कि एक डीएनए जो पहले से है वो कंजर्व रहता है, और एक नया सेट ऑफ डीएनए बनता है ना। एक डीएनए जो पहले से है वो कंजर्व रहता है, और एक नया सेट ऑफ क्या बनता है, डीएनए बनता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड। उसके बाद है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है, इसमें बताया गया कि ये डीएनए है, तो ये डीएनए जैसे है, मतलब ये डीएनए है। अब इस डीएनए से जब 2 डीएनए बनते हैं, इस डीएनए से जब 2 डीएनए बनते हैं तो क्या होता है कि देखो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, इसमें से एक स्ट्रैंड एक डीएनए को, डॉटर डीएनए को, इसको बोलेंगे पेरेंट डीएनए, और जो 2 बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, डॉटर डीएनए। जब एक डीएनए से 2 डीएनए बना तो इसका आधा डॉटर डीएनए इसमें गया, मतलब कि एक स्ट्रैंड गया एक डॉटर डीएनए में, और एक स्ट्रैंड गया दूसरे डॉटर डीएनए में। मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बना तो एक स्ट्रैंड, देखो 2 स्ट्रैंड है ना, तो आधा गया इसमें, मतलब इसमें पैटर्नल कैरेक्टर, पैटर्नल डीएनए कैरेक्टर कितना है, 50%, क्योंकि इसका एक स्ट्रैंड, इसको ऐसे बना, देखो अगर मान लो इसको हम अगर ऐसे बनाते हैं, तो इस मान लो ये एक डीएनए था, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, मान लो ये एक डीएनए था, ठीक है, और इससे 2 डीएनए बना, तो इसमें क्या होगा कि एक स्ट्रैंड पुराना वाला ही रह जाएगा, एक स्ट्रैंड जो है ये पुराना वाला ही रह जाएगा, और एक जो है वो दोनों में नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा ऐसे। देखो इसमें क्या था, देखो इसका
एक जो इसका ये है स्ट्रैंड है वो इस डीएनए में गया और इसका एक स्ट्रैंड है दूसरे डीएनए में गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड, कि हाफ ऑफ डीएनए रिमेन्स कंजर्व। आधा जो डीएनए है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है, और आधा नया डीएनए बनता है, इसी को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब एक्चुअली में इसमें से किस तरीक़ा से डिवीज़न होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो इसको फिर प्रूफ किया गया, मतलब एक्सपेरिमेंट से पता करने की कोशिश किया गया कि एक्चुअली इसमें से कौन सा फॉलो हो रहा है, डिस्पर्सिव फॉलो हो रहा है या कंजर्वेटिव फॉलो हो रहा है या सेमी कंजर्वेटिव फॉलो हो रहा है। उसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट किया गया मैसेल्सन एंड एस्टॉल के द्वारा। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैसेल्सन, एक का नाम था एस्टॉल। तो मैसेल्सन और एस्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि विच मेथड इज गेट्स फॉलो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इधर इट इज़ डिस्पर्सिव मेथड, कंजर्वेटिव मेथड और सेमी कंजर्वेटिव मेथड। व्हाट आर द थ्री मेथड्स? दीज आर द मेथड्स जिनका अनुमान था कि इन्हीं में से किसी एक मेथड से डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेशन मीन्स जीरोक्स कॉपी, एक डीएनए से दो डीएनए बनना, इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं, या डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, जीरोक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा से रेप्लिकेशन ज़्यादा इसका अच्छा टर्म एक सकता है। तो रेप्लिकेशन किस तरह से होता है डीएनए का, यह पता लगाने के लिए तीन मेथड्स पर शक था कि इन्हीं तीनों में से किसी एक ना एक तरीक़ा से जो है रेप्लिकेशन हो रहा होगा। पहला क्या था? डिस्पर्सिव मेथड, दूसरा कौन था? कंजर्वेटिव मेथड, तीसरा कौन था? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड क्या था कि डीएनए गेट्स ब्रेक्स and it joins with the some fragments present already in the nucleus thus form two daughter DNA. What says conservative method? This method says that DNA remains conserved, the parental DNA remains conserved, and one new set of DNA gets formed inside the nucleoplasm of the nucleus. This is called conservative method. मतलब एक DNA जैसा है वैसे रहता है, कंजर्व रहता है, और एक नया DNA बनता है, इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्व रहता है। और ये कौन है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी मतलब कि हाफ, सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। कंजर्वेटिव मतलब कि सेफ रहना, कंजर्व रहना। तो इस बताया गया कि आधा कंजर्व रहता है, मतलब आधा जो पेरेंटल डीएनए है वो डॉटर डीएनए में कंजर्व रहता है और आधा नया बनता है। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट किया गया मैसेल्सन एंड एस्टॉल के द्वारा टू प्रूव दैट विच मेथड truly gets followed by the DNA during the replication process। तो देखिए, तो एक्सपेरिमेंट था मैसेल्सन एंड एस्टॉल का, उसको इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हम लोग अभी तक दो एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में पढ़े थे। एक पढ़े थे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और एक पढ़े थे हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट मैसेल्सन एंड एस्टॉल एक्सपेरिमेंट। वो दोनों एक्सपेरिमेंट किस लिए थे? वो दोनों एक्सपेरिमेंट थे ये साबित करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ करने के लिए वो दोनों एक्सपेरिमेंट किए गए थे। पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था और उन्होंने बोला था कि सम फैक्टर गेट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप टू आर टाइप एंड कन्वर्ट्स इट इनटू लिविंग एस टाइप विच कॉजेज द डेथ ऑफ माइस। दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ ग्रिफिथ विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाई एवरी एंड मैककार्टी। And second experiment was Hersey and Chase experiment, and it proves that the factor which gets transformed from bacteriophage to bacteria is the DNA and not the protein, which is indicated by some radioactive isotopes of phosphorus and sulfur। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है मैसेल्सन एंड एस्टॉल। लिखिएगा कॉपी में, मैसेल्सन एंड एस्टॉल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव that the replication of DNA is of semi-conservative nature, is not of conservative nature, is not of dispersive nature, it is semi-conservative nature। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया गया ये प्रूफ करने के लिए कि जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो सेमी कंजर्वेटिव होता है या डिस्पर्सिव होता है या कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो मैसेल्सन एंड एस्टॉल एक्सपेरिमेंट, मैसेल्सन एंड एस्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो मैसेल्सन एंड एस्टॉल वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप, नॉट रेडियो एक्टिव, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज़ किया गया। आइसोटोप क्या होता है समझते? आइसोटोप क्या होता है? कुछ ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो,
If I am saying that atomic number is same, it means that number of proton is same, because atomic number depends on the number of proton. Number of proton is equal to atomic number. तो अगर जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोप। इसको हम डिटेल से पढ़े हुए थे, अभी हर से चेज में पढ़े हुए थे, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ बतलाए थे हम हर्शे एंड चेज में कि नॉर्मली जो भी आइसोटोप होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना, मतलब कि दे इमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। लेकिन ये हमेशा नहीं, हम नहीं बोलते कि ऑलवेज, बोलते नॉर्मली, जनरली ऐसा होता है कि जो आइसोटोप होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। और वहाँ हम देखे हुए भी थे कि जो फॉस्फोरस का आइसोटोप था P30 और जो सल्फर का आइसोटोप था S31, वो कैसा था? रेडियो एक्टिव था। और वो जो है मतलब रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था, मतलब कि अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को इमिट करने का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो आइसोटोप यूज होगा दैट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा? यहाँ पर यूज होगा आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन हम लोग जो जानते हैं, जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है, हम लोग कौन जानते हैं? नाइट्रोजन 14। हम जिस नाइट्रोजन को जानते हैं उस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। तो हम लोग जानते हैं N14 को, और N14 का ही आइसोटोप एक होता है N15, एंड दिस N15 इज this is not radioactive, this is isotope of nitrogen, because we can say both are nitrogen, means both have the same atomic number, both have atomic number of 7, but it has atomic mass 14 while it has atomic mass 15. it means कि इसका जो ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोप है। और इसका जो वेट है, इसका जो मोलिकुलर मास है या बोलो कि एटॉमिक वेट है, वो इससे क्या है? ज़्यादा है ना। उसका 14 है, इसका कितना है? 15। बात समझे? देखो मैसेल्सन और एस्टॉल एक्सपेरिमेंट में मैसेल्सन और एस्टॉल ने क्या यूज़ किया? दे यूज्ड आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन विच वाज N15 विच इज़ हेवियर देन N14, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि रेडियो DNA को लिया और DNA को जो है नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में ग्रो कराया, कल्चर कराया। मतलब कि इन्होंने क्या किया? मीडियम लिया एक, कौन सा मीडियम? द मीडियम ऑफ नाइट्रोजन 15, और नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में ग्रो कराया। किस चीज़ को ग्रो कराया? DNA को ग्रो कराया, ठीक है। कहाँ पर? नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में। देखो DNA में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि हम लोग पता है कि DNA बना है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड में होती हैं कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस, मीन्स नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस। एंड नाइट्रोजन जो होता है चूँकि वो DNA में होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो था दोनों स्ट्रैंड में दैट वाज रिप्लेस्ड बाय N15, मतलब कि जो नया DNA बना उसमें जो नाइट्रोजन आया वो N14 नहीं आया, N15 आया। अब मान लो कि जो DNA इसमें डाला गया था वो DNA जो था वो N14 वाले नाइट्रोजन का था। जो DNA इसमें डाला गया था उस DNA में जो नाइट्रोजनस बेस था, जो DNA इसमें डाला गया उस DNA में जो नाइट्रोजनस बेस था उसमें क्या था? N14। मतलब दोनों स्ट्रैंड कैसे थे? N14 थे। दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन था वो N14 था, है ना। जब उसको हम डालें यहाँ पर N15 वाले मीडियम में, तो क्या हुआ कि यहाँ से जो नया DNA बना इसमें, अब जब इसको मतलब केवल नाइट्रोजन नहीं था, बहुत सारे यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम था, DNA रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट करने के बाद जो है क्या हुआ कि जो नया DNA बना उसमें N कौन गया? N15 गया। और देखो यहाँ पर 3 तरह का कंडीशन पॉसिबल है। कौन कौन कंडीशन? कि जो DNA यहाँ बनेगा वो 3 तरह का हो सकता है। या तो एक ये हो सकता है जो हम लोग ओरिजिनली यूज़ किए थे, या एक कौन हो सकता है, तो एक ये हो सकता है। एक कौन हो सकता है? ये वाला, जिसमें एक स्ट्रैंड N14 वाला होगा और एक स्ट्रैंड N15 वाला होगा। और या हो सकता है कि यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर तीसरा एक और कंडीशन पॉसिबल है कि दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाले थे। मतलब कि यहाँ पर 3 तरह का DNA ऑब्टेन किया गया। एक वैसा DNA जो एकदम लोअर वेट का था। लोअर वेट एकदम का मतलब क्या हुआ कि इसके दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 14 था। एक वो जो इंटरमीडिएट मोलिकुलर वेट वाला था, मतलब कि उसमें एक में नाइट्रोजन 15 था, एक में नाइट्रोजन 14 था। और एक ऐसा जिसका दोनों का दोनों जो स्ट्रैंड था वो N15 वाला था, मतलब कि दैट वाज हेवी DNA, वो था हेवी DNA था।
अब उसके बाद इसको यहाँ से बाहर निकाला गया, तो बाहर निकालने के बाद देखा गया कि यहाँ पर 3 तरह के डीएनए थे। उसमें से जो इंटरमीडिएट, उसमें से ये इंटरमीडिएट हो गया चूँकि एक 14 है एक 15 है, ये हो गया हेवियर चूँकि यहाँ पर दोनों के दोनों 15 है। तो यहाँ पर जो हेवियर वाला था इसको अलग किया गया, मतलब कि जब देखो जब न्यूट्रिएंट मीडियम में मैसेल्सन एंड एस्टॉल ने ये डीएनए को डाला तो इनको उसमें 3 तरह का डीएनए मिला। कुछ देर बाद इन्होंने एक्चुअली बैक्टीरिया डाला था। एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, एस्चेरेशिया कोलाई, और जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो हर एक 20 मिनट में क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। मतलब हर एक 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाता है, और जो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेगा तो उसका डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा होगा। तो इन्होंने इसी बैक्टीरिया का यूज़ किया था और उसी बैक्टीरिया के सहारे ये पता किया कि क्या क्या हो रहा है। मतलब उस बैक्टीरिया को ग्रो कराया, 20 मिनट हुआ, 20 मिनट में 1 से 2 बन गया, उसमें से डीएनए को निकाला और देखा कि क्या क्या हुआ, उसमें कौन सा हेवी है कि इंटरमीडिएट है कि लाइट वेट है, हल्का है, देखा गया। तो इन्होंने देखा कि 3 तरह का बैक्टीरिया मिला। एक वह जिसमें एकदम ये जो था लाइटर था, एकदम हल्का डीएनए था, एक वो जो इंटरमीडिएट था और एक वो जो हेवियर था। तो इन्होंने सबसे जो हेवियर था, मतलब सबसे हेवियर मतलब क्या हुआ कि जिसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड कैसे थे, दोनों के दोनों स्ट्रैंड N15 वाले थे। दोनों के दोनों स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस बेस था उसमें नाइट्रोजन 15 इंटर कर चुका था। तो इन्होंने क्या किया कि इसको अलग किया, और इसको अलग करने के बाद फिर से इसको अलग ग्रो कराया। मतलब इसको एक अलग मीडियम में ले जाकर N14 वाले मीडियम में लाकर इसको ग्रो कराया। इसको ले ग्रो कराया कहाँ पर, N14 वाले मीडियम में। इसको ले जाकर इन्होंने ग्रो कराया N14 वाले मीडियम में ले जाकर इस डीएनए को ग्रो कराया। और इन्होंने देखा कि एक जनरेशन के बाद, मतलब एक जनरेशन मतलब कि 20 मिनट्स है ना, ई कोलाई हर एक 20 मिनट में रेप्लिकेट हो जाता है। तो एक जनरेशन के बाद इन्होंने देखा कि ये जो N15 वाला जो बैक्टीरिया, जो हेवियर डीएनए वाला जो बैक्टीरिया था, इसमें इन्होंने देखा कि इससे जो 2 बैक्टीरिया बने। देखो ये बैक्टीरिया क्या था, इसके ये सबसे हेवियर बैक्टीरिया था। तो इस बैक्टीरिया के अंदर दोनों के दोनों डीएनए जो थे वो N15 वाले थे। तो अब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया कितने देर में बनेगा, 20 मिनट्स में, क्योंकि एस्चेरेशिया कोलाई हर 20 मिनट में रेप्लिकेट हो जाता है। तो 20 मिनट्स बाद इन्होंने देखा कि इससे जो 2 बैक्टीरिया बने, उन दोनों बैक्टीरिया का जो डीएनए था, वो डीएनए का वेट इसके इंटरमीडिएट था, इसके आधा था और इक्वल था। बात समझो, यहीं पर ये बात साबित हो गया कि जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है, डिस्पर्सिव या कंजर्वेटिव नहीं हो रहा। कैसे, फिर समझो। इन्होंने जब इस बैक्टीरिया को ले जाकर N15 वाला, जिसका कि दोनों का दोनों जो स्ट्रैंड है वो कैसा है, N15 वाला है, हेवियर डीएनए है। जब इसको ले जाकर इन्होंने N14 वाले मीडियम में ग्रो कराया, तो इन्होंने क्या पाया कि एक जनरेशन के बाद, मतलब कि 20 मिनट के बाद, जो इस एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बना, उनका जो एटॉमिक मास था, मतलब बैक्टीरिया का जो मास था, वो मास इसके इंटरमीडिएट था, इसके आधा था, और दोनों का मास सेम था। अगर सोचो, अगर जो रेप्लिकेशन है वो डिस्पर्सिव होता, तो जो 2 बैक्टीरिया बने, उन दोनों बैक्टीरिया का मास क्या इक्वल होता? नहीं होता ना, क्योंकि रैंडमली जुड़ता। हो सकता है कि एक फ्रेगमेंट N15 ज़्यादा जगह जुड़ जाता उसमें, तो उसका मास भारी हो जाता है ना। अगर मान लो कि कंजर्वेटिव होता, कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन अगर हो रहा होता, तो क्या होता कि एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनता, तो एक कम्प्लीटली N15 वाला होता, दोनों स्ट्रैंड, और एक कम्प्लीटली N14 वाला होता, एक भारी होता, एक हल्का होता। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि हुआ कैसा, हुआ ऐसा कि दोनों जो डीएनए बने थे, 2 जो बैक्टीरिया बने थे, और दोनों बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो इक्वल वेट का था। मतलब कि दोनों में एक स्ट्रैंड N14 वाला था और एक स्ट्रैंड N15 वाला था। दिस प्रूफ्स सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फिर से सुन लो ध्यान से। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट टू फॉर्म्स ए डॉटर सेल। जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं और जब सेल डिवीजन होता है, तो बिफोर द सेल डिवीजन कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन takes place, and this nucleus division, this division of nucleus, ये जो डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है।
इसमें डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, मतलब एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनते हैं तो किस तरह से बनते हैं? क्या एक डीएनए कम्प्लीटली टूट जाता है और फिर नया डीएनए बनते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड, या फिर एक डीएनए जैसा है वैसा ही रहता है और एक नया डीएनए बनता है, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मेथड, या फिर एक डीएनए में से एक स्ट्रैंड एक को मिलता है और एक स्ट्रैंड दूसरे डीएनए को मिलता है, दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव नेचर। इन तीनों में से कौन सा नेचर होता है रेप्लिकेशन का? इसको प्रूव करने के लिए मैसेल्सन एंड स्टॉल के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। इन दिस एक्सपेरिमेंट दे ग्रीव बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया in nitrogen 15 medium and they separated a bacteria which have completely N15 type of DNA in which both the strands of DNA have N15 nitrogenous base, और यहाँ से इसको अलग करके जो N15 जिसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड N15 थे उसको उन्होंने अलग करके और N14 वाले मीडियम में फिर से ग्रो कराया। और इन्होंने क्या देखा, ग्रो कराने के बाद जो एक जनरेशन के बाद जो 2 डीएनए बना, एक जनरेशन मतलब कि 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स के बाद जो 2 डीएनए बना उसमें आधा डीएनए पुराना वाला ही था, आधा नया बना दोनों में। मतलब कि देखो अगर डिस्पर्सिव नेचर होता तो दोनों का वेट इक्वल नहीं होता है ना, रैंडमली जुड़ा होता तो इक्वल होने का बहुत कम चांस था। अगर कंजर्वेटिव होता तो एक भारी होता एक हल्का होता, बट इन्होंने क्या देखा कि दोनों के दोनों इक्वल वेट के हैं, मतलब कि दोनों के दोनों में एक स्ट्रैंड यहाँ से आया है और एक स्ट्रैंड यहाँ से आया, दोनों के दोनों में एक स्ट्रैंड पुराने वाले डीएनए से ही आया है। मतलब कि इसमें भी 50% पैरेंटल कैरेक्टर है और इसमें भी 50% पैरेंटल कैरेक्टर है। और जब फिर से 40 मिनट्स बाद मतलब कि 2 जनरेशन के बाद कितने डीएनए बन जाएंगे? 1 से 4 बन जाएंगे, क्योंकि 20 मिनट में 1 से 2, फिर अगले 20 मिनट में 2 से 4। जब 4 डीएनए बने उनमें इन्होंने क्या देखा कि जो 4 डीएनए बना उसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर था वो 25% था। इसके बाद इस तरह से मतलब कि ये क्या होता जाएगा धीरे धीरे 12.5, 12.5, 12.5 इस तरह से मतलब 6.25 ऐसे जो है मतलब घटते जाएगा, मतलब आधा होते गया। इसका मतलब क्या है कि आधा मिल रहा है एक डीएनए को पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल डीएनए, और आधा मिल रहा है दूसरे डीएनए को। ठीक है, तो इससे ये बात साबित होता है कि जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का दैट इज़ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो ये बात पता करने के बाद फिर क्या हुआ कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, विच एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, हाउ डज द चैन ऑफ डीएनए सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, हाउ डज दिस हेलिक्स ऑफ डीएनए सेपरेट्स and the hydrogen bond between purine and pyrimidine breaks, and how these DNA fragments, how these DNA strands forms new set of DNA. This is called replication of DNA, जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना ही रहेगा। मैसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट बेहतर होगा कि इसको आप अपने शब्दों में जो है कहानी की तरह एकदम लिखिए, एकदम सिंपल चीज़ है। पहले क्या किया मैसेल्सन स्टॉल ने, एक डीएनए लिया किसका, इकोलाई का, और फिर उसको या समझो कि इकोलाई बैक्टीरिया लिया या और उसको ग्रो कराया कहाँ पर, नाइट्रोजन 15 मीडियम में। तो उसका जो सबसे भारी डीएनए था, सबसे भारी डीएनए कौन होगा, जिसका दोनों का दोनों स्ट्रैंड N15 वाला होगा, उसको हटाया उसमें से और उसको लाकर सामान्य N14 वाला मीडियम में ग्रो कराया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि दोनों का वेट इक्विवेलेंट था, सेम वेट था, मतलब कि एक स्ट्रैंड इसमें से आया है पुराने डीएनए से और एक नया स्ट्रैंड आया है। तो ये प्रूफ करता है कि जो रेप्लिकेशन हुआ है वो सेमी कंजर्वेटिव हुआ है। उसके बाद जो है डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हुआ उस पर काम किया गया और वो भी पता किया गया। ठीक है, आज वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट्स टू फॉर्म द 2 डीएनए। एंड हम पर मालूम चल ही गया है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको आप लिख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। ट्राई करते रहें। धन्यवाद।